मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। आपको बता दें कि अध्याय 11 में हम लोग पिछले वीडियो में, ये सेकंड पार्ट है, इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोग यहां तक पढ़ लिए थे कि हम क्या जानते हैं प्रारंभिक प्रयोग, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, प्रकाश संश्लेषण में कितने वर्णक हैं, प्रकाश अपक्रिया क्या है, इलेक्ट्रॉन परिवहन क्या होते हैं, एटीपी तथा एनएडीपीएच कहाँ प्रयोग में आते हैं, यहां से हमें पढ़ना है और इतनी टॉपिक आपकी बची हुई है। तो चलिए हम लोग सेकंड पार्ट के इस सेक्शन पे पहुंचते हैं। टीएचटी, पीएचटी, एलटी, जीआईसी, केबीएड, डीएसएसबी, एनबीएस, पीबीएससी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण यह श्रृंखला आप सबके लिए लेकर के चैनल के द्वारा हम प्रदान कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा आपके एग्जाम में। चलिए, एनसीईआरटी का यह 11th नंबर का चैप्टर है और आज यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 12th नंबर के चैप्टर में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए यहाँ पे एटीपी तथा एनएडीपीएच कहाँ उपयोग होते हैं, यही हमारा प्रश्न है, इसी का उत्तर हमें ढूंढना है। देखिए, हमने पढ़ा है कि प्रकाश अपक्रिया के उत्पाद एटीपी, एनएडीपीएच तथा ऑक्सीजन है। तीन उत्पाद होते हैं प्रकाश अपक्रिया के। तो कह रहा प्रकाश अपक्रिया के तीन उत्पाद जो हैं, एटीपी, एनएडीपीएच और O2 जो ऑक्सीजन है, इनमें से ऑक्सीजन क्लोरोप्लास्ट के बाहर विसरित होता है। कह रहा है इनमें से ऑक्सीजन क्लोरोप्लास्ट के बाहर विसरित होता है, जबकि एटीपी और एनएडीपीएच का उपयोग आहार और शर्करा के संश्लेषित करने वाली प्रक्रिया में होता है। यह प्रकाश संश्लेषण का जैव संश्लेषण चरण है। इस यह प्रक्रिया परोक्ष रूप से प्रकाश पर निर्भर नहीं रहती है। कह रहे यह प्रक्रिया परोक्ष रूप से प्रकाश पर निर्भर नहीं होती है, बल्कि यह प्रकाश की प्रक्रियाओं के उत्पादों अर्थात एटीपी तथा एनएडीपीएच के अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, जल पर निर्भर होता है। आप शायद यह आश्चर्य कर सकते हैं कि इसकी सत्यता की जांच कैसे की जा सकती है। यह बहुत ही सरल है। प्रकाश उपलब्ध न होने के तुरंत बाद कुछ समय तक के लिए जैव संश्लेषण प्रक्रिया जारी रहती है और इसके बाद बंद हो जाती है। यदि इसके बाद पुनः प्रकाश उपलब्ध होता तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ हो जाती है। अतः जैव संश्लेषण चरण को अप्रकाशीय अपक्रिया, कह रहा है जैव संश्लेषण के चरण को अप्रकाशीय अपक्रिया, डार्क रिएक्शन भी कहना क्या एक मिथ्या है? अपने साथियों के बीच में इस बात पर चर्चा करिए। आइए हम देखें कि जैव संश्लेषण चरण में एटीपी और एनएडीपीएच का उपयोग कैसे होता है। हम पहले देख चुके हैं कि जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के मिलाने से CH2ON अर्थात शर्करा उत्पादित होती है। यह वैज्ञानिकों की रुचि थी कि इन्होंने यह खोजा कि यह प्रक्रिया कैसे होती है, अथवा यह जाना कि कार्बन डाइऑक्साइड के प्रक्रिया में आने के साथ यौगिकीकृत होने में कौन सा पहला उत्पाद बनता है। द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद, कह रहा द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद लाभदायी उपयोग हेतु रेडियो आइसोटोपिक का उपयोग किया गया। इस उपयोग में मेल्विन केल्विन का कार्य सराहनीय है। कह रहा है इस उपयोग में किसने कार्य किया था? मेल्विन केल्विन का कार्य सराहनीय है। उन्होंने शैवाल में रेडियो एक्टिव कार्बन 14 का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण अध्ययन को किया था। इससे पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड यौगिकीकरण फिक्सेशन पहला उत्पाद 3 कार्बन का कार्बनिक अम्ल होता है। कहा कि 3 कार्बन का कार्बनिक अम्ल होता है। इसके साथ ही उसने संपूर्ण जैव संश्लेषण पथ की खोज की और उसे केल्विन चक्र के नाम से जाना जाता है। इस पहले उत्पाद को 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, जिसे संक्षेप में पीजीए कहते हैं। इसमें कितने कार्बन परमाणु होते हैं, ये आपको पता करना है। वैज्ञानिकों ने जानने का यह भी प्रयत्न किया कि क्या सभी पौधे कार्बन डाइऑक्साइड यौगिकीकरण स्थिरीकरण का पहला उत्पाद पीजीए ही बनाते हैं, अथवा फिर कोई अन्य उत्पाद भी बनता है। बहुत सारे पौधों के व्यापक शोध किए गए जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण का पहला स्थायी उत्पाद पुनः एक कार्बनिक अम्ल मिला। कह रहा एक तो था ही पीजीए और एक नया कार्बनिक अम्ल मिला जो कि 4 कार्बन परमाणुओं से मिलकर बना था। इसका नाम ऑक्जेलो एस्टिक अम्ल रख दिया गया। ऑक्जेलो एस्टिक अम्ल या ऑक्जेलो एस्टिक एसिड रखा गया, जिसे OAA भी कहते हैं। तब से प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन की 2 मुख्य विधियों में बताया गया, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड यौगिकीकरण का उत्पाद 3 कार्बन कंपाउंड होता है उसे C3 पथ कहते हैं, और जिनमें 4 कार्बन कंपाउंड होता है उसे C4 पथ कहते हैं।
इसकी वजह से दो तरह के C3 और C4 पौधे हो जाते हैं। आइए हम अपने आप से एक प्रश्न पूछें जिससे कि वैज्ञानिकों द्वारा पूछा गया था कि आप्रकाशी अभिक्रिया को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस अणु में कितने कार्बन परमाणु होंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्राह्य करने के बाद 3 कार्बन यौगिक में बदलते हैं। अध्ययनों से पता चला कि ग्राही अणु एक 5 कार्बन वाला कीटोस सुगर होता है। कह रहा अध्ययनों से यह बात पता चली कि जो ग्राही अणु है जिसने ग्राह्य किया कार्बन को, वो 5 कार्बन वाला एक कीटोस शर्करा होती है जो जिसका नाम क्या होता है, रुबलोज 1,5 बाइफास्फेट के नाम से जाना जाता है, रूबेप कहते हैं। क्या आप में से किसी ने इस संभावना के बारे में सोचा था? परेशान मत होइए, वैज्ञानिकों को भी इसे जानने में बहुत समय लगा और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले बहुत सारे प्रयोग किए गए थे। उन्हें यह भी यकीन था कि पहला उत्पाद C3 अम्ल था, अतः प्रथम ग्राही 2 कार्बन कंपाउंड होगा। इन्होंने पहले 2 कार्बन कंपाउंड को पहचानने के लिए कई वर्ष तक प्रयत्न किया, अतः उन्होंने 5 कार्बन वाले रूबेप की खोज में सफलता प्राप्त की। अब जो सबसे ज्यादा पूछे जाना प्रश्न आपके पेपर में है वो ये है, यहां से देखिए, कह रहा केल्विन तथा उनके सहकर्मियों ने संपूर्ण पथ का पता लगाया और बताया कि यह पथ एक चक्रीय क्रम में संचालित होता है जिसमें रूबेप यानी रुबलोज 1,5 बाइफास्फेट पुनः उत्पादित होता। आइए अब यह देखें कि केल्विन पथ कैसे संचालित होता है और शर्करा कहां संश्लेषित होती है। आइए शुरू में इस स्पष्ट समझ लें कि केल्विन चक्र उन सभी पौधों में होता है जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो C3 पौधे हैं या C4 पौधे हैं। ये बात याद रख ली, केल्विन दोनों में पाया जाता है, C3 प्लांट और C4 प्लांट में। कह रहा रुबलोज 1,5 बाइफास्फेट या बिसफास्फेट में कार्बन डाइऑक्साइड और जल वातावरण से आकर के जुड़ जाते हैं, कार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बोक्सिलेशन के बाद 3 फास्फोग्लिसरेट का निर्माण हो जाता है। इसके बाद अवकाश की अपक्रिया आती है जिसमें एटीपी और NADPH का उपयोग करके यह ADP और IP और ATP में बदल जाता है। इसके बाद ट्राइओज फास्फेट बनते हैं, ये ट्राइओज फास्फेट शर्करा और स्टार्च के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर यह पुनरुत्भवन होता है और यह प्रक्रिया बार बार ऐसे चलती रहती है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता रहता है। केल्विन चक्र को आसानी से समझने के लिए इसको 3 चरणों में कार्बोक्सिलेशन यानी कार्बोक्सिलीकरण, रिडक्शन और रीजनरेशन में वर्णन किया गया। कार्बोक्सिलीकरण कार्बन डाइऑक्साइड के अवक्रीकरण में एक स्थिर कार्बनिक मध्यस्थ बनता है। केल्विन चक्र में कार्बोक्सिलीकरण एक अत्यधिक निर्णायक चरण है जहां पे रूबेप में कार्बोक्सिलीकरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज के द्वारा उत्प्रेरित होती है जिसके परिणाम स्वरूप 3-PGA के 2 अणुओं का निर्माण होता है। चूंकि इस एंजाइम में एक ऑक्सीजनेशन ऑक्सीकरण क्षमता भी होती है, अतः यह ज्यादा उचित होगा कि हम एंजाइम को रूबेप यानी कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज अथवा रूबिस्को के नाम से जाने। कह रहा है हम इसको कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज या रूबिस्को भी कह सकते हैं। रिडक्शन यह प्रक्रिया की एक श्रृंखला होती है जिसमें ग्लूकोज बनता है। इस चरण में प्रत्येक कार्बन डाइऑक्साइड अणु के स्थिरीकरण हेतु एटीपी के 2 अणुओं का उपयोग फास्फोरिलेशन के लिए किया जाता है जिसमें NADPH के 2 अणुओं का उपयोग अपचयन हेतु होता है। पथ में ग्लूकोज के एक अणु को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के 6 परमाणुओं के यौगिकीकरण को चक्रों की आवश्यकता होती है। रीजनरेशन पुनरुत्भवन यदि चक्र को बिना बाधा के जारी रखना है तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही अणु रूबेप का पुनरुत्भवन बहुत ही आवश्यक होता है। पुनरुत्भवन के चरण में RUBP गठन होए तो कार्बोफॉस्फोरिलेशन के लिए एक ATP की आवश्यकता होती है। इसलिए केल्विन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रत्येक अणु को प्रवेश के लिए एटीपी के 3 अणुओं तथा NADPH के 2 अणुओं की आवश्यकता होती। अप्रकाश अपक्रिया में उपयोग होने वाले एटीपी और NADPH की संख्याओं में यह अंतर ही चक्रीय फास्फोरिलेशन को संपन्न कराने का कारण है। ग्लूकोज के एक अणु की रचना के लिए इस चक्र को 6 चक्रों की आवश्यकता होती है।
यह पता करें कि केल्विन पथ के माध्यम से ग्लूकोज के एक अणु की रचना के लिए कितने एटीपी और एनएडीपीएच के अणुओं की आवश्यकता होगी। आपको यह बात शायद समझने की मदद करेगी कि केल्विन चक्र में क्या अंदर आता है और क्या बाहर जाता है। केल्विन चक्र में 6 कार्बन डाइऑक्साइड आती हैं, एक ग्लूकोज बनता है, 18 एटीपी आती है, 18 एटीपी बनती है, 12 एनएडीपीएच आता है और 12 एनएडीपी बनता है। पथ C4, पथ C4 जो होता है, C4 पथ जैसा कि पहले बताया गया कि यह शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिन्हें C4 पथ कहते हैं। इन पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण का पहला उत्पाद यद्यपि C4 ऑक्सैलोएसिटिक एसिड अम्ल होता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होता है, फिर भी इनके मुख्य जैविक उत्पाद में C3 पथ अथवा केल्विन चक्र ही होता है। तब फिर से C3 पौधे में किस प्रकार से भिन्न है, इस प्रश्न का उत्तर आप नीचे देख सकते हैं। देखिए नीचे क्या दिया गया है। C4 पौधे विशिष्ट है, इनकी पत्तियों में एक विशेष प्रकार की शारीरिक की सत्ता होती है। खूब इंपॉर्टेंट है, खूब ज्यादा पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि इनकी पत्तियों में एक विशेष प्रकार की शारीरिक की संरचना होती है, जिन्हें उच्च ताप को सह सकने की क्षमता होती है। ये उच्च ताप तीव्रता के प्रति अनुक्रिया करते हैं। इनमें प्रकाश शोषण प्रक्रिया नहीं होती। देखिए ये प्रश्न आपको काम देगा। उनमें प्रकाश शोषण प्रक्रिया नहीं होती है, इनमें जैव भार अधिक उत्पन्न होता है। आइए इन्हें एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। आओ C3 तथा C4 पत्तियों की खड़ी काट का अध्ययन करें। क्या आपने इन दोनों में कोई अंतर देखा है? क्या दोनों में एक ही प्रकार के पर्ण मध्योतक हैं? क्या इनके संवहनी मूलाक्षर के आसपास कोई विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं या पाई जाती हैं? C4 पथ पौधों के संवहन बंडल के चारों ओर स्थित बृहद कोशिका मूलाक्षद यानी बंडल स्थित कोशिकाएं होती हैं, जो पत्तियां विशेष प्रकार की शारीरिकी की बनी होती हैं, जिन्हें क्रेंजी शारीरिकी कहते हैं, क्रेंज एनाटॉमी कहा जाता है, वाली पत्तियां होती हैं। यहां क्रेंज का अर्थ होता है छल्ला या घेरा। चूंकि कोशिकाओं की व्यवस्था एक छल्ले के रूप में होती है, संवहन मंडल के आसपास मूलाक्षद कोशिकाओं की अनेकों परतें होती हैं, बहुत सी संख्या में क्लोरोप्लास्ट होते हैं और इसकी मोटी भित्तियां गैसों के अप्रवेश से होती हैं और इनमें अंतराकोश के स्थान नहीं होता। आप C4 पौधे जैसे कि मक्का और ज्वार की पत्तियों का एक भाग काटो ताकि क्रंच शारीरिकी के पर्ण मध्योतक को देख सकें। आपने आसपास विभिन्न स्पीशीज के पेड़ों की पत्तियां एकत्र करें और उनकी पत्तियों की खड़ी काट लें। सूक्ष्मदर्शी से इनके संवहन मंडल पुल के आसपास मूलाक्षद को देखें। मूलाक्षद की उपस्थिति C4 पौधों को पहचानने में इसकी सहायता करेगी। अब आप यहाँ पे आ जाइए, तो ये आपका पूरा चक्र है। इस चक्र को आपको पढ़ना है। बस आपको याद जो रखना है वो सिर्फ क्रेंज एनाटॉमी याद रखना है, मक्का और गन्ना याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, डेजर्ट पौधे याद रखना है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के प्राथमिक ग्राही 3 कार्बन के फास्फोइनल पायरुवेट यानी पेप का निर्माण होता है, जो पर्णमध्योतक कोशिकाओं में स्थित होता है। यह यौगिकीकरण का पेप कार्बोक्सिलेज नामक एंजाइम द्वारा संपन्न होता है। ठीक, पर्णमध्योतक कोशिकाओं में रुबिस्को एंजाइम नहीं होता। पर्णमध्योतक कोशिकाओं में देखिए, पर्णमध्योतक कोशिकाओं में रुबिस्को एंजाइम नहीं पाया जाता। ये क्वेश्चन है, एक पेप कार्बोक्सिलेज क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपके छुपे हुए हैं। आगे ये कह रहा है C4 पौधे में OA यानी ऑक्सैलोएसिटिक एसिड पर्णमध्योतक कोशिकाओं में निर्मित होता है। यहाँ पे जो एंजाइम होती है वो जो निर्मित होता है पर्णमध्योतक में OA निर्मित होता है, ना कि यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम। ठीक, इसके बाद के पर्णमध्योतक कोशिकाओं में अन्य 4 कार्बन वाले अम्ल जैसे कि मैलिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल बनते हैं। कह रहा है कि इसके अलावा इसके बाद भी पर्णमध्योतक कोशिकाओं में 4 कार्बन वाले अम्ल जैसे कि मैलिक अम्ल और एस्पार्टिक अम्ल बनते हैं, जो कि पुलच्छद कोशिकाओं में चले जाते हैं। पुलच्छद कोशिका में C4 अम्ल विघटित हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा एक 3 कार्बन अणु मुक्त हो जाते हैं। 3 कार्बन अणु पुनः पर्णमध्योतक में चले जाते हैं और यहाँ पेप में बदल जाते हैं और इस तरह चक्र पूरा हो जाता है। पुलच्छद कोशिका से निकली कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन पथ तथा C3 में प्रवेश करती है। केल्विन एक ऐसा पथ जो सभी पौधों में समान रूप से होता है। पुलच्छद कोशिकाओं रुबिस्को से भरपूर होती हैं, परंतु पेप के से रहित होती हैं। अतः मौलिक पथ केल्विन पथ, जिसके परिणाम स्वरूप शर्करा बनती है, C3 और C4 पौधों में सामान्य रूप से होता है।
क्या आपने ध्यान दिया है केल्विन पथ सभी C3 पौधों के पर्णमध्योतक कोशिकाओं में पाया जाता है। C4 पौधों में पर्णमध्योतक कोशिकाओं में यह संपन्न नहीं होता, क्यों? किंतु पुलाच्छेद कोशिकाओं में केवल कारागर होता है। प्रकाश संश्लेषण या प्रकाश शोषण, फोटो रिस्पिरेशन। कह रहा, आइए अब हम जो है किसके बारे में पढ़ते हैं। एक प्रक्रिया प्रकाश शोषण को जानने का प्रयत्न करते हैं जो C3 एवं C4 पौधों के महत्वपूर्ण अंतर करती है। प्रकाश शोषण समझने के लिए हमें केल्विन पथ के प्रथम चरण अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण को पहले चरण में विषय में कुछ अधिक जानकारी रखनी होगी। यह अवक्रिया वह अवक्रिया है जब RuBP यानी रुब्लोज 1,5 बाइफास्फेट कार्बन डाइऑक्साइड से संयोजित कर 3 PGA का निर्माण करता है, 3 PGA के 2 अणुओं का गठन करता है, तब एंजाइम रुब्लोज बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज द्वारा प्रेरित होता है। रुबिस्को नामक इस एंजाइम को विश्व में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। रुबिस्को नामक यह एंजाइम विश्व में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आपको आश्चर्य होगा क्यों? और इसका गुण है कि इसकी सक्रिय जगह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों के संबंध हो सकता है, इसलिए इसे रुबिस्को कहते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि यह कैसे संभव है? जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात लगभग समान होता है तो रुबिस्को में ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अधिक बंधुता होती। कल्पना कीजिए कि यदि ऐसा नहीं होता तो क्या होता। यह आबद्धता प्रत्योगात्मक है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन अथवा कार्बन डाइऑक्साइड इनमें से कौन आबंध होगा यह उनकी सांद्रता पर निर्भर करता है। C3 पौधों में कुछ ऑक्सीजन रुबिस्को से बाधित होती है, अतः कार्बन डाइऑक्साइड की यौगीकरण कम हो जाता है। यहां पर RuBP 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल के अणुओं में परिवर्तित होने के बजाय ऑक्सीजन से संयोजित होकर के चक्र के फास्फोग्लिसरेट अणु का फास्फोग्लाइकोलेट का एक अणु बनाते हैं, जिसे प्रकाश शोषण कहते हैं। प्रकाश शोषण पथ में शर्करा और ATP का संश्लेषण नहीं होता, बल्कि इनमें ATP का उपयोग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। प्रकाश शोषण पथ में ATP और अथवा NADPH का संश्लेषण नहीं होता। प्रकाश शोषण के जैविक कार्य के बारे में अभी तक पता नहीं है। C4 पौधों में प्रकाश शोषण नहीं होता। ये देखिए एक प्रश्न यहाँ पे, C4 पौधों में प्रकाश शोषण नहीं होता है। इसका कारण यह है कि इनमें एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें एंजाइम स्थल पर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ा देती है। ऐसा तब होता है जब पर्णमध्योतक का कार्बन 4 अम्ल पुलाच्छेद से टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है, जिससे परिणामस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड की अंतर कोश की सांद्रता बढ़ जाती है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि रुबिस्को कार्बोक्सिलेज के रूप में कार्य करता है, जिससे इसकी ऑक्सीजनेज के रूप में कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। अब आप जानते हैं कि C4 पौधे में प्रकाश शोषण नहीं होता, अतः संभवतः आप समझ गए होंगे कि इन पौधों की उत्पादकता एवं उत्पादन क्यों अच्छा होता है। इसके अतिरिक्त ये पौधे उच्च ताप को भी सहन कर सकते हैं। उपर्युक्त परिचर्चा के आधार पर क्या आप उन पौधों की तुलना कर सकते हैं जो C3 और C4 पौधे होता है? आप दी गई तालिका का उपयोग कर आवश्यक सूचनाओं को भरें। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की दर पौधों की फसली पादपों के उत्पादन जानने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण। प्रकाश संश्लेषण कई कारकों से प्रभावित होता है जो बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। पादप कारकों की संख्या, आकृति, आयु, पत्तियों के विन्यास, पर्णमध्योतक कोशिकाएं, क्लोरोप्लास्ट, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, क्लोरोफिल की मात्रा आदि पर निर्भर करता है। पादप अथवा आंतरिक कारक पौधे की वृद्धि और आनुवंशिक पूर्वानुकूलता पर निर्भर करते हैं। बाह्य कारक हैं सूर्य का प्रकाश, तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता तथा जल। पादप की बाह्य संश्लेषण प्रक्रिया में ये सभी कारक एक समय में एक साथ ही प्रभाव डालते हैं। यद्यपि बहुत सारे कारक परस्पर साथ क्रिया करते हैं तथा साथ साथ प्रकाश संश्लेषण अथवा कार्बन डाइऑक्साइड की यौगिकरण को प्रभावित करते हैं, फिर भी प्रायः इनमें से कोई भी एक कारक इस दर को प्रभावित अथवा सीमित करने का मुख्य कारण बन जाता है। अतः किसी भी समय पर उपानुकूलन
उपानुकूलतम स्तर पर उपलब्ध कारक द्वारा प्रकाश संश्लेषण की दर को निर्धारित होगा। अब अनेक अब अनेक कारक किसी जैव रासायनिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, तो ब्लैकमैन का 1905 लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर प्रभाव में आता है। इसके अनुसार यदि कोई रासायनिक प्रक्रिया एक से अधिक कारकों द्वारा प्रभावित होती है, तो इसकी दर का निर्धारण उस समीपस्थ कारक द्वारा होगा जो न्यूनतम मान मूल्य वाला हो। अगर इस कारक की मात्रा बदल दी जाए तो कारक प्रक्रिया को सीधे प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए एक हरी पत्ती अधिकतम अनुकूल प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के बावजूद यदि ताप बहुत तेज हो तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करे। कह रहा है कि सब कुछ हो, लेकिन अगर तापमान बहुत ज्यादा हो जाए तो एक हरी पत्ती प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगी, क्योंकि तापमान एक लिमिटिंग फैक्टर के हिसाब से ही एब्जॉर्ब होगा, बहुत ज्यादा तापमान को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। प्रकाश जब हम प्रकाश को प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में लेते हैं, तो प्रकाश की गुणवत्ता, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश के दीप्तकाल के बीच के अंतर की ही आवश्यकता होती है। प्रकाश के आपतित प्रकाश को कार्बन डाइऑक्साइड यौगिकरण के दर को बीच की रैखिक संबंध होता है। इस उच्च प्रकाश तीव्रता होने पर इस दर में कोई वृद्धि नहीं होती, अन्य कारक सीमित हो जाते हैं। इन्हें ध्यान देने वाली रोचक बात यह है कि प्रकाश संतृप्तिपूर्ण प्रकाश के 10% पर होती है। छाया अथवा सघन जंगलों में उगने वाले पौधों को छोड़कर प्रकाश शायद ही प्रकृति में सीमाकारी कारक हो। एक सीमा के बाद आपतित प्रकाश क्लोरोफिल के विघटन का कारण होती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का एक प्रमुख सीमाकारी कारक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बहुत ही कम है, 0.03 और से 0.04% के बीच होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में 0.05% तक की वृद्धि के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की यौगिकरण की दर में वृद्धि हो सकती है, लेकिन इससे अधिक की मात्रा लंबे समय तक यह क्षतिकारक हो जाती है। कह रहा है 0.05 तक की अगर वृद्धि होती तब तो ठीक है, लेकिन अगर इससे 0.06 हो जाएगा तो यह नुकसानदायक हो जाता है। C3 और C4 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में भिन्न अनुक्रिया होती है। निम्न प्रकार की परिस्थितियों में दोनों में कोई भी समूह उच्च कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता के प्रति अनुक्रिया नहीं करते हैं। उच्च प्रकाश तीव्रता में कार्बन 3 और कार्बन 4 दोनों ही तरह के पादपों में प्रकाश संश्लेषण बढ़ी दर अधिक हो जाती है। यहाँ पर यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है, कार्बन 4 पौधे लगभग 360 म्यू एल लीटर 1 को संतृप्त करते हैं, जबकि C3 पौधे बढ़ी हुई सांद्रता की अनुक्रिया करता है। संतृप्तन केवल 450 की दिखाती है, अतः उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर C3 पादपों के लिए सीमाकारी है। सच यह है कि C3 पौधे उच्चतर कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता की अनुक्रिया करते हैं और इससे प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप उत्पादन अधिक होता है। और सिद्धांत के का प्रयोग ग्रीन हाउस फसलों जैसे टमाटर और बेल मिर्च में किया जाता है। इसके कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर वातावरण में बढ़ने का अवसर दिया जाता है ताकि यह उच्च पैदावार प्राप्त हो सके। ताप अप्रकाशीय अपक्रिया एंजाइम पर निर्भर होती है। अप्रकाशीय अपक्रिया एंजाइम पर निर्भर करती है, इसलिए ताप द्वारा नियंत्रित होती है। यद्यपि प्रकाश अपक्रिया की ताप संवेदी होती है, इसलिए लेकिन उस पर ताप का काफी कम प्रभाव होता है। C4 पौधे उच्च ताप पर अनुक्रिया करते हैं तथा इनके प्रकाश संश्लेषण की दर भी ऊंची होती है, जबकि C3 पौधों के लिए इष्टतम ताप कम होता है। विभिन्न पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए इष्टतम ताप उनके अनुकूलित आवास पर निर्भर करता है। उष्णकटिबंधीय पौधों के लिए उच्चतम ताप उच्च होता है। शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु में उगने वाले पौधों के लिए अपेक्षाकृत कम ताप की आवश्यकता होती है। जल यद्यपि प्रकाश अपक्रिया में जल का महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया अभिकारक है, तथापि कारक के रूप में जल का प्रभाव पूरे पादप पर पड़ता है, न कि सीधे प्रकाश संश्लेषण पर। जल तनाव रंध्र को बंद कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता घट जाती है। इसके साथ ही जल तनाव की पत्तियां मुरझा जाती हैं और पत्तियों का क्षेत्रफल कम हो जाता है और इसके कारण उपापचयी क्रियाएं भी प्रभावित होती हैं। तो भैया ये था आपका एक महत्वपूर्ण चैप्टर और इस चैप्टर में 10 या 12 क्वेश्चन थे। चैप्टर बहुत बड़ा था, 22 पेज का ये चैप्टर है, ठीक है। और फॉन्ट आप देखिए कितना छोटा है, लेकिन ये आपके 2 पार्ट में कंप्लीट होगा। थोड़ी स्पीड ज्यादा थी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा काम की चीजें बहुत कम थी।
हाँ, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत ज्यादा था, तो हमें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं, हम तो इस समय पेपर पे फोकस करके चल रहे थे, हमारा पूरा काम पेपर के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मैंने सबको लगभग लगभग नोट करा दिया है, बाकी चीजों को मैंने वैसे पढ़ करके खत्म कर दिया है। ये आप भी देख रहे हैं। फिर अगली वीडियो में चलते हैं। अगला पार्ट हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि वहां से 7-8 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो अगला चैप्टर जरूर देखिएगा, अपने मित्रों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।